वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 11 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है वित्त आयोग के बारे में। तो देखते हैं इसके बारे में। अभी सरकार ने 16वें वित्त आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो तभी ये चर्चा में है। तो आइए देखते हैं। ये संघ और राज्यों के बीच और स्वयं राज्यों के बीच राजस्व के वितरण पर सिफारिश देने के लिए एक संवैधानिक निकाय है और इसको वित्त आयोग का गठन इसका संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर प्रत्येक 5 वर्ष में और उसके अंतिम में या उससे पहले कर दिया जाता है। यह संसद कानून द्वारा आयोग के सदस्यों और सदस्यों के रूप में जो नियुक्त किए गए अपेक्षित योग्यताओं और उनके चयन प्रक्रिया को निर्धारित कर सकती है। इसके परिणाम स्वरूप वित्त आयोग ये अधिनियम 1951 पारित किया गया था, उसके तहत इसको लाया जाता है। ये अधिदेश तो ये आयोग का इसका कर्तव्य है कि वे राष्ट्रपति को ये निम्नलिखित सिफारिशें करे। तो इसमें संघ और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय वितरण जो उनके बीच विभाजित किया जाना है या किया जा सकता है, और इसी आय से संबंधित शेयरों का राज्यों के बीच आवंटन, इनका लेखा जोखा जो राष्ट्रपति को दे, और वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को नियंत्रित करने चाहिए, वो ये राष्ट्रपति को बताएगा। और राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य को समेकित निधि बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा। सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला, तो ये भी शामिल हो सकता है। इसमें इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और 4 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। सदस्यों की योग्यताएं, तो इसमें आयोग का अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो, और अन्य 4 जो सदस्य होते हैं उनका चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनके पास सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। ये किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हों या सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान रखते हों, या वित्तीय मामलों और प्रशासन का उनको व्यापक अनुभव या अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति इसके मेंबर या अध्यक्ष बन सकते हैं। इन सदस्यों का कार्यकाल, तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति के आदेश से निर्दिष्ट समय अवधि के लिए पद पर रहता है और पुनर्नियुक्ति के लिए ये पात्र होते हैं, मतलब ये दोबारा भी चुने जा सकते हैं। वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, मतलब वित्त आयोग जो अपनी सिफारिशें सरकार को देता है वो सरकार मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। हमारा अगला आर्टिकल है दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी IBC 2016 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रमुख प्रावधानों को बरकरार रखा है, जिन्हें उचित प्रक्रिया की कथित अनुपस्थिति और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के उल्लंघन सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। तो आइए देख लेते हैं। ये भारत का दिवालियापन कानून है जो दिवाला और दिवालियापन के लिए एक एकल कानून बनाकर मौजूद ढांचे को मजबूत बनाता है। ये दिवालियापन को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। ये संहिता के प्रावधान कंपनियां, सीमित देयता संस्थानों, फर्मों और व्यक्तियों यानी कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं के अलावा सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं। प्रक्रिया पूरा करने की समय सीमा, तो ये कंपनियों को IBC के तहत दिवालियापन की प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी। यदि देनदार ने विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 1 करोड़ रुपए के वार्षिक कारोबार वाले स्टार्टअप सहित छोटी कंपनियों के लिए दिवालियापन की पूरी प्रक्रिया 90 दिनों में पूरी होनी चाहिए तथा ये समय सीमा 45 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। यदि ऋण समाधान नहीं होता है तो कंपनी परिशोधन के लिए जाती है। IBC कार्रवाई को कौन नियंत्रित करता है? तो ये भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड यानी IBBI को एक नियामक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये कार्रवाइयों की निगरानी कर सकता है। IBBI में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 10 सदस्य होते हैं। IBBI संहिता के तहत स्थापित दिवाला पेशेवर एजेंसियों और उनकी सूचना प्रतियोगिताओं
सूचना उपयोगिताओं को नियंत्रित करता है। दिवाला समाधान की सुविधा कौन देता है? तो ये लाइसेंस प्राप्त पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, देनदार की संपत्ति का प्रबंधन करता है और लेनदार के निर्णय लेने में सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करता है। इसकी कार्रवाई पर निर्णय कौन करता है? तो इनकी कार्रवाई पर ये समाधान प्रक्रिया की कार्रवाई निर्णय कंपनियों के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी NCLT और व्यक्तियों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है। अदालतों के समाधान प्रक्रिया शुरू करने और दिवाला पेशेवर की नियुक्ति करने और लेनदारों के अंतिम निर्णय को मंजूरी देने की भी मंजूरी देते हैं। ये इस संहिता के तहत दिवालियापन के हल करने की प्रक्रिया क्या है? तो जब कोई दिवालिया होता है तो ऋणी या लेनदार द्वारा समाधान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दिवाला पेशेवर प्रक्रिया प्रबंधन करता है। पेशेवर सूचना उपयोगिताओं से ऋणदाता को देनदार को वित्तीय जानकारी प्रदान करता है और देनदार की संपत्ति का भी प्रबंधन करता है। ये प्रक्रिया 180 दिन तक चलती है और इस अवधि के दौरान देनदार के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई निषिद्ध है, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी जा सकती। ऋणदाताओं की समिति क्या करती है? तो ये दिवाला पेशेवर द्वारा देनदारों के धन उधार देने वाले वित्तीय लेन देनों की एक समिति बनाई जाती है। लेनदारों की समिति उन बकाया ऋण का भविष्य तय करती है। ये अपना बकाया वापस पाने के लिए पुनर्भुगतान अनुसूची में बदलाव करके देनदार की संपत्ति बेचकर अपने बकाया ऋण की पुनर्प्राप्ति करना चुन सकते हैं। यदि 180 दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो देनदार की संपत्ति परिशोधन में चली जाती है और इसके परिशोधन के तहत क्या होता है? तो यदि देनदार परिशोधन में चला जाता है तो ये दिवालिया पेशेवर परिशोधन प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। देनदार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त को निम्नलिखित क्रम में वितरित किया जाता है। सबसे पहले दिवाला समाधान लागत, जिसमें दिवाला पेशेवर को पारिश्रमिक भी शामिल है। दूसरा सुरक्षित लेनदार, जिसमें ऋण सांपार्श्विक यानी कोलेटरल द्वारा समर्थित है। और तीसरा श्रमिक अन्य कर्मचारियों का बकाया और आगे सुरक्षित लेनदार इसमें शामिल होते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि CBI एक स्वतंत्र संस्था है और केंद्र इस पर कोई अधीक्षण या नियंत्रण नहीं है, मतलब केंद्र सरकार का। तो अभी इसीलिए चर्चा में है, तो देख लेते हैं CBI के बारे में। तो ये भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसके पास गंभीर मामलों की जांच करने और संपूर्ण देश में पुलिस बल को भ्रष्टाचार से लड़ने में नेतृत्व दिशा प्रदान करने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। इसकी स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण प्रसंधानम समिति 1962 से 64 द्वारा की गई थी। ये एक वैधानिक निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प पत्र 1963 के द्वारा की गई थी। ये अपनी शक्तियां दिल्ली के विशेष पुलिस बल स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त करता है और ये भारत के नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय कराती है। इसका CBI का आदर्श वाक्य है उद्योग निष्पक्षता और अखंडता। इसका नोडल मंत्रालय तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुद्दों के लिए इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। ये निम्नलिखित प्रकार के मामले हैं जिसमें CBI निपटती है। तो CBI के अंदर ये भ्रष्टाचार विरोधी अपराध, ये सार्वजनिक और अधिकारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों या भारत की केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जांच प्रबंधन करती है। आर्थिक अपराधों में ये बड़े वित्तीय घोटालों और गंभीर आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों की जांच करता है, जिसमें नकली भारतीय मुद्रा नोट, बैंक धोखाधड़ी, साइबर अपराध, आयात निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन, सांस्कृतिक संपत्ति, नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की बड़े तस्करी रैकेट को संबंधित अपराध शामिल होते हैं। इनकी सबकी जांच CBI करती है। CBI कुछ मामलों में स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। तो ये CBI केवल केंद्र शासित प्रदेशों
के अपराधों की जांच को प्राथमिकता के आधार पर लेकर जांच में तेजी लाती है। केंद्र सरकार किसी भी राज्य के किसी भी अपराध की जांच के लिए सीबीआई को कह सकती है, लेकिन केवल संबंधित राज्य की अनुमति के बाद ही सीबीआई जांच कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के की भी राज्य मंजूरी के बिना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी राज्य की मंजूरी के बिना देश में कहीं भी अपराधों को जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दे सकते हैं। विशेष अपराध क्या है? तो ये राज्य सरकारों के अनुरोध पर या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी और कानूनों के तहत गंभीर और पूर्व नियोजित अपराधों की जांच का प्रबंधन करती है। उदाहरण के लिए बम विस्फोट, आतंकवाद, फिरौती के लिए अपहरण और देश के किसी भी विशेष स्थान पर माफिया या अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध जैसे मामले की भी जांच सीबीआई कर सकती है। हमारा अगला आर्टिकल है टैनियो गोनालोस धृतिया के बारे में। तो अभी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के भाग में एक टैनियो गोनालोस धृतिया नामक ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है। तभी ये टैनियो गोनालोस धृतिया चर्चा में है। तो आइए देख लेते हैं। ये केरल के पश्चिमी घाट के रानीपुरम हिल्स के क्षेत्र में खोजी गई ततैया की एक नई प्रजाति है। इसका नाम प्रसिद्ध कीट विज्ञानी डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पर रखा गया। ये ट्राइगोनलिडे परिवार की प्रजाति है, जबकि दुनिया भर में 16 जीनों में ट्राइगोनलिडे की लगभग 122 वर्णित प्रजातियां हैं। भारतीय ट्राइगोनलिडे के बारे में जानकारी बहुत कम है। आज तक केवल 8 वर्णित प्रजातियां यहाँ पर पाई गई हैं ट्राइगोनलिडे की प्रजाति की। ये कीड़े हाइपर पैराटोइस्ट यानी परजीवियों के परजीवी हैं, जहां मादाएं अन्य परजीवी ततैया पर अंडे देती हैं। ट्राइगोनलिडे परिवार ये यूरोप और उत्तरी अफ्रीका, एशिया के कुछ हिस्सों में बहुतायत में पाया जाता है। ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। ZSI 1916 में अपनी स्थापना के बाद ही सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसमें जिससे हमारे देश में बेहद समृद्ध पशु विविधता पर हमारे ज्ञान का विस्तार हुआ है। ZSI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके देश भर में 16 क्षेत्रीय केंद्र मतलब अन्य मुख्यालय इसके 16 पूरे देश में हैं। हमारा अगला आर्टिकल है 500 अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप के यानी फास्ट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। 500 अपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप फास्ट का उपयोग करके चीन और ऑस्ट्रेलिया के खगोलविदों ने अभी हाल ही में 5 नए पल्सर की खोज की है। तो आइए देख लेते हैं। ये चीन के गुइजहो में एक रेडियो दूरबीन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका ग्रहण क्षेत्र 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर होता है। इसका व्यास 500 मीटर है। वैज्ञानिकों का लक्ष्य क्या है? तो वैज्ञानिकों का लक्ष्य इसके ब्रह्मांड के किनारे पर जो तटस्थ हाइड्रोजन का पता लगाएं और प्रारंभिक ब्रह्मांड की छवियां का पुनर्निर्माण करें, पल्सर की खोज करें, पल्सर टाइमिंग ऐसे स्थापित करें और भविष्य में पल्सर नेविगेशन और गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने में भाग लें। आकाशीय पिंडों की अति सूक्ष्म संरचनाएं प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री नेटवर्क से जुड़ें। उच्च रेजोल्यूशन रेडियो स्पेक्ट्रल सर्वेक्षण करें, कमजोर अंतरिक्ष संकेतों का पता लगाएं और अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज में भाग लें। फास्ट अपने द्वारा उत्पन्न भारी मात्रा में डेटा को प्रबंधित करने के लिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी और ESO यानी यूरोपीय दक्षिण वेधशाला में विकसित डेटा सिस्टम का उपयोग करता है। अब देख लेते हैं पल्सर क्या है। तो ये पल्सर तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है, जो सेकंड से लेकर मिली सेकंड तक के नियमित अंतराल को विकिरण के स्पंदन को विस्फोटित करते हैं।
पल्सर को मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो कणों को उनके चुंबकीय ध्रुवों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें सापेक्ष गति तक तेज करते हैं, जो प्रत्येक ध्रुव से एक प्रकाश की दो शक्तिशाली किरणें उत्पन्न करते हैं। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव पल्सर से घूमने की धुरी के साथ संरेखित नहीं होते हैं, इसलिए पल्सर के घूमने के पर कणों की किरणें और उनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश चारों ओर बह जाते हैं। पल्सर की आवधिकता प्रकाश की इन किरणों के पृथ्वी पर दृष्टि की रेखा को पार करने के कारण होती है। जब प्रकाश हमसे दूर होता है तो पल्सर उन बिंदुओं पर बंद हो जाता है। इन स्पंदनों के बीच का समय पल्सर की समय अवधि है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? तो जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है तो उसका कोर एक छोटी और सुपर डेंस वस्तु में ढह सकता है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से अधिक नहीं होगा। विस्फोटित तारों के ये छोटे छोटे जो अविश्वसनीय रूप से घने कोर, ये न्यूट्रॉन तारे हैं। हमारा अगला आर्टिकल है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड में वन विभाग के द्वारा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य के प्रतिबंधित क्षेत्र को कथित तौर पर एक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए एक हेलीकॉप्टर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये स्थान उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित है तथा केदारनाथ कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। इसका नाम प्रसिद्ध हिंदू मंदिर केदारनाथ के नाम पर रखा गया था, जो अभ्यारण्य के उत्तरी सीमा के बाहर स्थित है। इसका वैकल्पिक नाम संकटग्रस्त हिमालयी कस्तूरी मृग की रक्षा के लिए प्राथमिक उद्देश्य से आया है। ये पश्चिमी हिमालय का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 975.20 वर्ग किलोमीटर है। ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1160 से 7,068 मीटर तक है। इसकी सीमा उत्तर में केदारनाथ, इसकी ऊंचाई 6940 मीटर और मंदाकिनी इसकी ऊंचाई 6193 मीटर और चौखंबा ये 7,068 मीटर की चोटियों से ये लगती है। ये क्षेत्र पैलेर्टिक क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर शीतोष्ण वन से आच्छादित है ये, और ऊंचे और ऊपरी क्षेत्रों में ये उप अल्पाइन और अल्पाइन शंकुधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ऊंचाई पर हरे भरे घास के मैदान पूरे क्षेत्र को ढक देते हैं। वनस्पतियों में यहाँ पर ओक, रेडोडेंड्रॉन, चिन पाइन, अल्पाइन घास के मैदानों के साथ साथ कई हिमालयी फूल पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में यहाँ पर कुछ स्तनधारी हैं, जिसमें कस्तूरी मृग, हिमालयी थार, हिमालयी काला भालू, हिम तेंदुआ आदि, तथा कुछ पक्षी हैं जैसे मोनाल, कोक्कालॉस और हिमालयन ग्रिफॉन आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है भीमा नदी के बारे में। देख लेते हैं अभी। तो अभी भीमा नदी सूख गई है, जिससे इस पर निर्भर लगभग 100 गांव बहुत विकट स्थिति में पानी से जूझ रहे हैं, तभी ये चर्चा में है। तो भीमा नदी, ये जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है और ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका अववाह तक तो ये इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर करजत के पास भीमा शंकर पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये भीमा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। भीमा नदी कर्नाटक के कडरूल रायचूर के कृष्णा नदी से मिल जाती है। ये 861 किलोमीटर तक लंबी और इस नदी के पश्चिम में पश्चिमी घाट, उत्तर में बालाघाट रेंज और दक्षिण में महादेव पहाड़ियाँ हैं। एक अच्छी तरह से घिरी हुई घाटी से होकर बहती है और इसके किनारे घनी आबादी बसती है। इसका कुल बेसिन क्षेत्र 48,631 वर्ग किलोमीटर है, जिससे 75% महाराष्ट्र राज्य में इसका 75% एरिया पड़ता है। और ये नदी वर्षा आधारित है और नदी का आयतन मानसूनी परिवर्तनों के आधार पर बदलता रहता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सिना और नीरा नदियां हैं। भीमा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित पढ़रपुर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। अब इसको देख लेते हैं मैप में। तो ये
महाराष्ट्र के पुणे जिले से ये निकल के और ये कर्नाटक में आके ये कावेरी नदी से, कृष्णा नदी से मिल जाती है। कृष्णा नदियों में कुछ और अन्य नदियाँ भी मिलती हैं, जिसमें दिंदी और हल्दिया, मूसी और मुनेरू, ये अन्य नदियाँ कृष्णा नदी में मिलती हैं, इनकी सहायक नदी हैं। अब देख लेते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल है सोफिया के बारे में। तो अभी वैज्ञानिकों ने सोफिया एयरबोर्न वेधशाला के माध्यम से शुक्र ग्रह के वायुमंडल में एटॉमिक एक ऑक्सीजन का पता लगाया है। शुक्र ग्रह सूर्य की दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। ये पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रह हैं। इन्हें पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूर्णन करता है, वहीं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है। इसका ना तो कोई चंद्रमा है और ना ही कोई वलय यानी रिंग है। रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये अत्यधिक गर्मी के कारण ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न खगोलीय वेधशाला है। ये नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर का संयुक्त प्रोग्राम है। ये समताप मंडल से संचालित है और वास्तव में ये 99% अपरक्त कणों को अवरुद्ध करने वाले पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर संचालित है। इस तरह ये ब्रह्मांड की अवरक्त किरणों का स्पष्ट अवलोकन करने में वैज्ञानिकों की मदद कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है पूसा 2090 के बारे में। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन ने पूसा 2090 नामक एक धान की नई किस्म तैयार की है। ये पूसा 44 की तरह ही बेहतर उपज पैदा करती है। ये केवल 120 से 125 दिनों में पक जाता है और इसके पकने की अवधि किसानों को नवंबर के मध्य में गेहूं की बुवाई से पहले खेत साफ करने के लिए पर्याप्त समय देती है। ये पूसा 44 और CB 501 की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। CB 501 चावल की जल्दी पकने वाली जैकोनिका प्रजाति है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।